क्रियाशील मूलक, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो होता क्या है फंक्शनल ग्रुप? ये फंक्शनल ग्रुप अभी आप लोग पढ़िएगा तो आगे चल के 11th में, 12th में, जनरल कंपटीशन में हर जगह काम देगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? यानी कि अगर बोला जाए फंक्शन, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको देखा जाए, ठीक है, और एक व्यक्ति को एक लड़के को देखा जाए, तो जैसे ही आपको देखा जाए तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी को डिफाइन कर दिया जाए। क्या कैटेगरी डिफाइन कर दिया जाएगा कि आप क्या कहते हैं, लड़की कैटेगरी से आते हैं और आप हैं जो लड़के की कैटेगरी से आते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके फंक्शन, आप जो काम करते हैं, आप जो आपकी एक्टिविटी है, आपका बॉडी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों को देख के क्या कहते हैं, आपको लड़की के ग्रुप में रख दिया गया और आपको लड़का के ग्रुप में रख दिया गया। कैसे? तो उसका कुछ फंक्शन होता है। जैसे कि आप अगर अपने आप को देखते हैं और एक लड़के को देखते हैं तो दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो उसी प्रकार से कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शन क्या लग रहा है, फंक्शनल और उसके जो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, उसके आधार पे हम लोग के कौन किस ग्रुप के अंतर्गत आता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर हमारा सपोज डेट क्या है, अगर ऐसे है CH3, तो ये क्या है? मीथेन है, कार्बन और उसके है। और उसके बाद जैसे अगर ऐसे इसके आगे लग गया OH, तो क्या हो गया? ये OH लग गया, तो ये क्या है? OH हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो OH क्या है? अल्कोहल है, इसको बोलते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के आगे OH लग गया तो समझो कि वह क्या हो गया? अल्कोहल ग्रुप का हो गया। उसी प्रकार से अगर किसी हाइड्रोकार्बन के आगे COOH लग गया तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया। अगर कोई भी का हाइड्रोकार्बन है, हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब वो हाइड्रोकार्बन के अगर आगे अगर लग जाता है OH, तो समझ लेते हैं कि वह क्या हो गया? अल्कोहल ग्रुप का हो गया। अगर उसके आगे COOH लग जाएगा तो वो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया। COOR लग गया तो वो क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि किसी हाइड्रोकार्बन के आगे कोई ग्रुप लग जाता है, कोई फंक्शन लग जाता है, तो उसका ग्रुप बदल जाता है। अभी अगर इसको बोलेंगे, अगर ये ऐसे है तो इसको क्या पढ़ेंगे? OH लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल पढ़ेंगे, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल पढ़ेंगे। लेकिन अहीं पर क्या कहते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, CH3 COOH ऐसे लग गया, तो ये अब अल्कोहल ना होके क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। हो गया ना? अरे हल्ला काहे कर रहा है रे? कौन ज्यादा पढ़निहार हो गया है? लक्ष्मी, पागल की तरह चिल्ला रहे हो। पढ़ना लिखना सारे बच्चे। तो COOH क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया। हो गया ना? तो हम लोग अभी समझते हैं क्या कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन के आगे, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के आगे कोई फंक्शन लग जाता है तो उसका ग्रुप बदल जाता है। सिंपल सा बात समझ। अगर कोई कुछ कहे कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो किसी हाइड्रोकार्बन के आगे अगर उसका कोई फंक्शन लग जाता है तो उसका ग्रुप बदल जाता है। COOH लग गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया, OH लग गया तो अल्कोहल ग्रुप का हो गया, COOR लग गया तो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का हो गया, तो इस तरह से CN लग गया तो साइनाइड ग्रुप का हो गया। तो अलग अलग फंक्शन जो होते हैं वह किसी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को, कैटेगरी को क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बोला किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह पर यौगिक का रासायनिक गुण जो निर्भर करता है वो यौगिक की क्रियाशील समूह कहलाता है। वही बोला गया। क्या कहलाएगा? बोला गया क्या कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यानी कार्बन से बने यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, तो कोई कार्बनिक यौगिक हो और उसमें उपस्थित वह समूह कोई भी हो सकता है। आपका OH हो सकता है, A हो सकता है, ये सभी क्या है?
समूह है, ग्रुप्स हैं। तो अगर इसमें से कोई भी ग्रुप लग जाता है तो उसके गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसका उसी गुण पर। मगर अगर यानी कि OH लग जाएगा तो इस ग्रुप का हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर अल्कोहल वाला ग्रुप हो जाएगा। उसी तरह से अगर A लग जाएगा तो ईथर ग्रुप का हो जाएगा, CO लग जाएगा तो एल्डिहाइड एवं कीटोन का हो जाएगा, CHO लग जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा, इस तरह से लग जाएगा तो कीटोन ग्रुप का हो जाएगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक के साथ लगता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका क्या कहते हैं, उसका गुण परिवर्तित हो जाता है। OH लगा हुआ था हाइड्रोकार्बन के साथ तो उसका अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया था, लेकिन अगर वहीं पे A वाला लग गया तो ईथर वाला गुण हो गया। अब ईथर कैसा होता है, तो कभी सुने होंगे आप लोग, ईथर सुंघाया जाता है, ईथर सुंघाया जाता है, डॉक्टर्स लोग करते हैं, उसको सुंघा दिया जाए, सुंघा दोगे ईथर ना तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाँ, और उसको क्या किया जाएगा, चीर फाड़ कर दिया जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, OH लग गया तो अल्कोहल, अल्कोहल मतलब समझते हो, दारू समझते हो, तो वो क्या हो गया, वो अल्कोहल ग्रुप का हो गया। तो किसी भी चीज़ के अंदर क्या कहते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप लग जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ या कार्बनिक यौगिक के साथ, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसका क्या हो जाता है, गुण परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोकार्बन का या कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये आप लोग को क्या करना है, एकदम रट जाना है। अब सोचिएगा कि ये तो अभी क्या कहते हैं, रट जा रहे, ये आप अभी रट जाइएगा 9th में 10th में, तो आगे आपको 11th 12th इंटर जितना भी मेडिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा सब जगह ये काम देगा। नहीं तो आप अपने क्या सीनियर से पूछिएगा कि एल्डिहाइड कीटोन की सब पढ़ना है आपको जी, तो कि हाँ पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़िए कभी पढ़िए, पढ़ना है, क्योंकि अगर यहाँ पढ़े हुए रहिएगा तो वहाँ पर आसान हो जाएगा, यहाँ नहीं पढ़े रहिएगा तो वहाँ पे पढ़ना तो है ही, लेकिन फिर वहाँ पे मुश्किल होगा। अब जो चीज़ पहले से ही हम पढ़े हुए रहेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो कुछ और ना पढ़ेंगे और डिटेल से न जाएंगे, इसीलिए हम लोग पहले से ही इसको सीख लेंगे, जान लेंगे। आपको याद कर लेना है कि अगर क्या कहते हैं OH होगा तो उसका संरचना कैसा होगा, संरचना याद रहे न रहे, उसका नाम याद रखना है कि हाइड्रोक्सिलिक समूह का आता है और अल्कोहल का होता है। कुछ भी याद न रहे तो याद रखना है कि अगर OH सूत्र होगा तो वो क्या अल्कोहल ग्रुप के अंतर्गत आएगा, अगर O रहेगा तो ईथर के अंदर आएगा, A रहेगा तो इस ग्रुप के अंदर, जो रहेगा उसके हिसाब से वो ग्रुप आएगा। तुम दिमाग में क्या करना है, रट लेना है, समझ लेना है या जो भी कर लेना, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के आगे चलते हैं। ये बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, आप सब क्या कीजिएगा, बारी बारी से नोट कर लीजिएगा। ये सभी काम का चीज़ है, ये सभी आपको क्या कहते हैं 11th और 12th में ये सारी चीज़ें पढ़ना है, खास करके 12th में तो पूरा डिटेल से पढ़ना है। नहीं तो आप जाके अभी 12th का केमिस्ट्री का बुक देखिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें एल्डिहाइड कीटोन ईथर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ तो आपको एल्डिहाइड का एक चैप्टर ही मिलेगा, ईथर का एक चैप्टर ही मिलेगा, कीटोन का एक चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस बेसिक्स जानकारी है, समझना है, जानना है ना, सबको नोट कर लेना है। अब आता है, एक आता है समजातीय श्रेणी। क्या होता है होमोलॉजियस श्रेणी, यानी कि ये होता क्या है तो हम लोग समझते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों के अणुसूत्रों में क्या बोला गया, CH2 का अंतर होता है। अगर दो लगातार क्या कहते हैं क्रमागत यौगिक के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है तो इस श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। जैसे कि एल्कोहल की समजातीय श्रेणी CH3COH, C2H5OH। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, अब इधर रख देते हैं CH3OH और क्या कहते हैं इधर रख देते हैं C2H5OH, ठीक है। तो कार्बन एक में से कार्बन दो में से कार्बन एक घटाएंगे तो क्या वो कार्बन बचेगा, ये वो कार्बन बचेगा। 3 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन घटाएंगे तो क्या गो हाइड्रोजन बचेगा, 2 गो हाइड्रोजन। और एक OH में से एक OH घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0, मतलब फुक्का कुछ नहीं। तो CH2 आया अंतर। उसी प्रकार से अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो C3 में से C2 घटाएंगे तो क्या गो कार्बन बचेगा, 1 बचेगा कार्बन। 5 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या गो हाइड्रोजन बचेगा, 2 गो। तो CH2 हो गया। तो अगर क्या कहते हैं लगातार हमारा क्या ऐसे क्या है मिथेनॉल इथेनॉल, 3 कार्बन को कौन कहेंगे,
प्रोपेनॉल, फिर 4 कार्बन को ब्यूटेनॉल और 5 कार्बन को पेंटेनॉल। पेंट हमने बताया था कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट बताए थे ना। ये आपको 10 तक हम बता दिया, थोड़ा हम याद रखना, ये कभी भी नहीं छोड़ेगा आपको, ये कभी भी नहीं छोड़ेगा, काम आएगा। तो बोला गया है क्या कि अगर कोई 2 या 3 या क्रमागत क्या कहा जाए, अगर तुम्हारा अनुसूत्र दिया हुआ रहे और दोनों का अंतर अगर निकालते हैं, अगर CH2 का अंतर आ जाता है तो समझ लेंगे कि वो क्या है, समजातीय श्रेणी है, यानी एक ही जात भाई है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। आप इसका भी अंतर निकाल सकते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा तक के 1, 11 में से 9 जाएगा तक के 2, OH में से OH जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, CH2 ही ना बचा। तो इस तरह से ये सभी क्या है, समजातीय श्रेणी है। कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना है जी, ये बड़े काम की चीज़ पढ़ रहा है, ये आप ही नहीं आगे चल के जितने भी क्लासेस के हैं सबके काम की चीज़ है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा ज़रूर। और वीडियोस को कई बार देखिए, रिकॉर्डेड रहता है, कई बार देखिए, फ़ायदा ही करेगा। अब आता है कार्बनिक यौगिक के नाम। जो हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उसका नाम कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। तो उसको नामकरण करने के जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं IUPAC नामकरण, यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC जिसको बोलते हैं, अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC का नाम। किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो करते हैं हमें, तो किसकी मदद से कैसे करते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर की मदद से करते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया कार्बनिक यौगिक का नामकरण मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड। ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, या सॉरी कार्बनिक यौगिक कार्बन और दूसरे क्या कहते हैं एलिमेंट से बने कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो, एल्कोहल हो, ईथर हो, फिनॉल हो, कुछ भी हो, कार्बन उसके अंदर होना चाहिए। तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग मुख्यतः 2 तरीके से हम लोग जानते हैं। उन्हीं को क्या किया गया है, नेमिंग रूप से किया गया। एक होता है साधारण प्रणाली, सिंपल वे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सिस्टम। ये सिंपल वे होता है। इसके बारे में बताया गया है क्या, कैसे, तो हम लोग देखेंगे। प्रारंभिक में कार्बनिक यौगिक का नामकरण या नाम उनकी प्राप्तिक स्रोत के आधार पर रखे गए थे। जैसे फॉर्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटी के से प्राप्त किया गया था, इसलिए लैटिन में लाल चींटी को फॉर्मिक कहते हैं, फॉर्मिक्स कहते हैं। बोला गया है क्या, शुरुआती दौर में जो किसी भी कार्बन और उसके कंपाउंड थे, उसके यौगिक थे, उसका नामकरण कैसे किया गया था, तो जहाँ से वो प्राप्त हुआ गया है उसी के नाम से मिलता जुलता नाम से क्या किया गया था, उसका नामकरण किया गया था। और अगर जहाँ से किसी वस्तु का प्राप्ति हुआ है, खोज हुआ है, उसी के नाम से मिलता जुलता नाम का जो नामकरण किया जाता है। जैसे कि मान लो कि क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है आपके गांव में, घर में, सिंपल सा बात है, आपकी मम्मी कहाँ की है, नारायणपुर। आपसी तो फतेहपुर है, लेकिन आई कहाँ से, नारायणपुर। तुम्हारी मम्मी कहाँ की है, हसनपुर। तो अगर वो अपने घर पे अगर ससुराल में जाएगी तो उनको बुला जाएगा हसनपुर वाली है, ऐसा बुलाया जाता है। अगर कोई क्या कहते हैं, अगर तुम लोग फतेहपुर से शादी होकर तुम लोग का कहीं ससुराल जाओगे तो क्या बोलेगा, ये फतेहपुर वाली। इस तरह से बुलाया जाता है, नामकरण किया जाता है। मतलब कि जो, तो क्या आपका सोर्स क्या है, फतेहपुर से आप आए हैं, तो जो जहाँ से आता है उसका नामकरण वहीं से हो जाता है कि सिमरा वाली, फतेहपुर वाली, फतुहा वाली। अगर पटना से कोई दूसरे राज्य में जाता है तो बोलता है पटना ही, पटना वाली। इस तरह से बुलाया जाता है। अगर कोई दिल्ली के है तो दिल्ली वाली। ठीक है, कोई मुजफ्फर तो मुजफ्फरपुरिया। इस तरह से क्या कहते हैं, उसका उसी नाम से संबोधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहा गया है क्या कि उसी तरह से साधारण नाम जो होता है, ऐसे कोई व्यक्ति का देखो, अगर गांव घर में क्या होता है, अगर कोई जिस तरह का उसका एक्टिविटी रहता है, अगर शुरू में बच्चा में अगर कम बोलता है तो उसका लड़के में नाम धर रहता है गूंगा। ऐसे उसका जनरल नाम कुछ है, मोहन, सोहन, रीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जीवन भर कहता है रे गूंगा कहता है। आप लोग के घर में जैसे तुम्ही को एक छोटी नाम से पुकारा जाता
है ना, सबसे घर में छोटा इसलिए छोटी पुकारा गया। तो ये क्या है, कॉमन नेम है जो आपको सब पुकारता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका एक अलग नेम होता है उसको अलग कहते हैं। तो जो आपको जहाँ से यहाँ पे बताया गया है कार्बनिक यौगिक के बारे में कि जिस कार्बनिक यौगिक का जहाँ से उत्पत्ति हुआ है उस उत्पत्ति को लेके उसी से मिलता जुलता जो नाम दिया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम यानी कि साधारण प्रणाली। ठीक है, कॉमन सिस्टम यानी साधारण प्रणाली। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटी से प्राप्त हुआ। लाल चींटी समझते हो, लोही चुट्टी, काटता एकदम मियाज लहरा देता है, एकदम लगता है कुछ देर तक लहर रहा है। लोही चुट्टी देखे हो ना, वो लाल लाल रहता है। तो बोला गया लाल चुट्टी जो होता है से प्राप्त, तो शुरुआती दौर में जो फॉर्मिक अम्ल क्या है, एक तरह का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो बोला गया इसकी जो प्राप्ति हुई चींटी, लाल चींटी से हुई थी। तो लाल चींटी से हुई थी, इसीलिए लैटिन में लाल चींटी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक्स कहते हैं। लैटिन में, अगर लैटिन भाषा में लाल चींटी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक्स कहते हैं। आगे चल के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से किसको फॉर्मिक्स का क्या अर्थ है, तो लाल चींटी, या लाल चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो फॉर्मिक्स कहते हैं। या फॉर्मिक अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लाल चींटी से हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद, बस यानी एक ही चीज़ को देखो, ये दो ही लाइन है, उसमें घुमा घुमा कई का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो समझना है कि बोला गया है क्या, तो साधारण प्रणाली के बारे में बताया गया कि साधारण प्रणाली के बारे में कहा गया क्या कि फॉर्मिक्स अम्ल एक क्या है, तुम्हारा कार्बनिक यौगिक है। तो इसकी उत्पत्ति लाल चींटी से हुई थी, और लाल चींटी को चूंकि हम लोग लैटिन भाषा में फॉर्मिक्स कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वहीं से उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मिक अम्ल को क्या, इस जो हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ उसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब होता है साधारण नेम यानी कॉमन सिस्टम जो होता है, जिस कार्बनिक यौगिक की जहाँ से उत्पत्ति होती है उसका नामकरण उसी से मिलते जुलते सोर्स से कर दिया जाता है। तो उस तरह के नामकरण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम यानी कि साधारण प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद बताया गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका IUPAC का क्या है, फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स में काम देगा, ये आगे चल के भी काम देगा। क्या बोला गया, IUPAC का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई दिक्कत है ना, इसको ध्यान रखना है। देखिए केमिस्ट्री अगर मुख्य रूप से पढ़िए तो क्या कहते हैं, वो लगभग भागिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन क्या कहते हैं, लगभग इंग्लिश से है। केमिस्ट्री में हिंदी तो है, हिंदी मीडियम से पढ़ते ही, लेकिन लगभग तो केमिस्ट्री ही होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब क्या है, इंग्लिश ही तो है। उसको भी हिंदी करो या जो भी है तो वो इंग्लिश ही। तो हम लोग को इंग्लिश से नहीं भागना है, समझना है। अब आता है दूसरा प्रणाली, कॉमन सिस्टम तो हम लोग जान लिए, लेकिन दूसरा सिस्टम क्या होता है, IUPAC नेम। एक होता है कॉमन सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम, यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका दो नाम होगा। कैसा भी कोई कार्बनिक यौगिक होगा उसका दो नाम होगा, एगो कॉमन नेम होगा और एगो IUPAC नेम होगा। सिंपल दिमाग में रखना है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका दो नाम होगा, एक कार्बनिक यौगिक का एक IUPAC नेम होगा और एक कॉमन नेम होगा। तो कॉमन नेम क्या होता है, हमने पहले भी बताया कि कॉमन नेम यानी कि जिस वस्तु की उत्पत्ति, जिस कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति जहाँ से हुई है उससे मिलता जुलता नाम का जो उच्चारण होता है उसी को हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। IUPAC नेम क्या होता, तो हम अब बारी बारी से पढ़ेंगे क्या कि IUPAC नेम क्या होता है। तो बोला गया है क्या, एल्केन। IUPAC एल्केन हमने बताया था, एल्केन मतलब क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। दिमाग में रखना है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ये दिमाग एन इन आइन, ये दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत है ना। तो बोला गया है एल्केन के बारे में कि IUPAC प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। बोला गया है एल्केन के बारे में, कहा गया है IUPAC प्रणाली में कि IUPAC प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। जितने भी क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं IUPAC नेम के हिसाब से सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एल्केन से ही हुई है। ठीक है, बोला गया है IUPAC ये कहता क्या है, IUPAC सिस्टम प्रणाली कहता क्या है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सबकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं एल्केन से हुई है। कोई दिक्कत। उसके बाद बोला गया तथा उनके संगत के हाइड्रोकार्बन के नाम पर ही आधारित होता है। इसीलिए बोला गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण
ग्रीक संख्या में के नाम के अंत में होता है। यानी कि जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमने बताया था दो तरह का हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। अगर कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन कम से कम एक या दो क्या कहते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो वो क्या हो जाता है, असंतृप्त के अंदर आता है। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा एल्केन है। अब बोला गया है क्या कि उसके अंत में क्या लगता है, एन लगाया जाता है। हमने पहले ही बताया था कि अगर पेंट है तो पेंटेन हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सेन हो जाएगा, हेप्ट है तो हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्ट है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, ऑक्टेन होगा। यानी कि अगर आपका एल्केन ग्रुप का है तो कार्बन अगर एक होगा तो मीथेन हो जाएगा, दो हो जाएगा तो इथेन हो जाएगा, तीन हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, चार हो जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा तो पेंटेन हो जाएगा, छः हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा, सात हो जाएगा तो हेप्टेन हो जाएगा, आठ हो जाएगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, नौ हो जाएगा तो नॉनेन हो जाएगा, 10 हो जाएगा कार्बन तो क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। यानी डेक लगे, पेंट लगे, ऑक्ट लगे, अंत में क्या लगे, ANE। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। टाइम है अभी, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं एल्कील समूह क्या होता है। तो एल्केन के अणु को, हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के फलस्वरूप प्राप्त समूह को क्या कहते हैं, एल्कील समूह कहते हैं। ये क्या है, CH3 ठीक है, ये क्या है, CH3। अब यहाँ से क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, यहाँ से हटाया, यहाँ से बात बराबर है, ठीक है। यहाँ से भी अगर हटा देगा, यहाँ से नहीं हटाएगा तो चीज़ वही आएगा, और यहाँ से हटा देगा तो यहाँ से जब हटा दिया तो इसे क्या कहेंगे, अगर किसी हाइड्रोकार्बन से, ये दो गो कार्बन है ना जी, दो गो कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे कि मीथ कहेंगे, इथेन कहेंगे कि मीथेन कहेंगे, इथेन कहेंगे क्योंकि दो कार्बन है। और इसमें कुछ नहीं किया गया, अगर किसी एथेन ग्रुप से, एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, एथील समूह के अंदर बदल जाता है। कोई क्या बोला गया, अगर किसी एथेन से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो प्राप्त जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो जाता है, एथील समूह का हो जाता है। सिंपल सा भाषा में क्या बोला गया कि एथील समूह क्या होता है, तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद जो प्राप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है उसे हम लोग एथील समूह का कहते हैं। कोई दिक्कत है ना। अब आगे यहाँ पर बताया गया है एल्कील समूह, या कहीं पे एल्कील समूह कहे या एल्कीन समूह कहे, एल्कील कहे या एल्केन समूह कहे, बात वही है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर एल्कील कह रहा है, आप क्या कहते हैं, एल्केन समूह कहो, अल्केन कहो, बात वही है। तो इसको लिखते हैं एल्कील, लेकिन हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ALKANE, अल्केन समूह। और अल्केन समूह का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर कोई अल्केन समूह का हो तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। एकदम दिमाग में डाल लेना है, ये आपको याद कर लेना है कि आगे चल के भी काम देगा। बार बार बोल रहे हैं, आगे चल के भी काम देगा, और देगा तो देगा। जैसे ही इंटर पास की, 10th पास कीजिए, उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ने को होगा। जैसे ही आपको मिलेगा तो कहे अरे तो हम पहले से पढ़े हुए, हम पहले से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के पढ़नी है ना। तो अगर वह अल्केन ग्रुप का होगा तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। और इसी फार्मूला के आधार पर क्या कहते हैं, अल्केन ग्रुप को निकाला जाता है। यहाँ पर बोला गया है क्या, कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जो कार्बन परमाणु के पास सर्व श्रृंखला जुड़ी होती है, सर्व श्रृंखला इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा क्या है, 3 कार्बन है और उसका हम लोग अल्केन ग्रुप निकालना है, 3 कार्बन का अल्केन ग्रुप निकालना है, 3 कार्बन का अल्केन ग्रुप निकालना है। तो कैसे निकाले, इस फार्मूला पर, CN बराबर कितना, 3, H 3 गुने 2 गुने 3 और +1, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 और द्वितीय
एक C3H7, ये क्या हो गया, अल्केन ग्रुप का हो गया। तो इस तरह से आपका होमवर्क रहेगा कि C1 से C10 तक आपको क्या करना है, अल्केन ग्रुप का आपका पूरा सूत्र निकालना है। ठीक है, आप निकाल के लाइएगा कल। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ये निकालने में? बस इसी फॉर्मूला पे आपको n बराबर रखते जाना है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, सो ऑन, n बराबर 10, 20 जहाँ तक है निकालना है आपको। 10 तक काफ़ी है ना। इसको इरेज कर देते हैं। और लिख लिया कीजिए, नहीं तो बढ़ते चल जाएगा सिलेबस और आप लोग ऐसे ही रह जाइएगा। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी हमने पढ़ा था क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल, डबल की ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड। अगर असंतृप्त होगा तो सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त होगा तो डबल भी होगा और ट्रिपल भी होगा। तो असंतृप्त में क्या है, देखो यहाँ पर एल्कीन ग्रुप, या इसे हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन ग्रुप कहें या क्या कहते हैं, ओलिफिन भी कहें। इसके बारे में बोला गया, इसमें कार्बन के बीच क्या होता है, द्विबंध होता है, और यहाँ द्विबंध नहीं त्रिबंध भी होता है। ठीक है, लेकिन अल्कीन है तो अल्कीन है तो सिर्फ क्या होगा, द्विबंध। अगर अल्काइन होगा तो त्रिबंध, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड और अल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा टॉपिक क्या है, अल्कीन है तो अल्कीन है, इसीलिए क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द्विबंध। कोई दिक्कत है ना। अब इसमें बोला गया है क्या, आयुपेशी प्रणाली के अनुसार नामकरण में एल्केन के नाम से एन को हटाकर क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। यानी कि अगर हमारा क्या कहते हैं अल्केन होता है, तो अगर यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, इन, यानी क्या हो जाएगा, अल्कीन। कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पर देखो, इसका बोला गया है क्या, देखो अल्क प्लस इन बराबर अल्कीन। अब यहाँ पर बोला इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। अगर हमें क्या कहते हैं, हमने वहाँ पर 3 कार्बन के लिए निकाला था, तो 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और 2n है ना, तो 2 गुने 3 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा C3H6। अब क्या, सॉरी यहाँ 3 ना जी। अब 1 कार्बन तो क्या होगा, मीथ, 2 कार्बन तो क्या होगा, ईथ, 3 कार्बन तो क्या होगा, 3 कार्बन तो प्रोप, भुला जाते हो जी तुरते भर में, 3 कार्बन तो प्रोप। अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पहले क्या लगता था, प्रोप और ANE लग जाता था ना, लेकिन अल्कीन में क्या करना है, एन को क्या करना है, हटा देना और क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन। क्या पढ़ेंगे, प्रोपीन। यानी कि अगर 1 से लेके अगर 10 तक चला जाए तो मीथीन, दूसरा क्या, इथीन, तीसरा क्या, प्रोपीन, चौथा ब्यूटीन, पाँचवा पेंटीन, छठा हेक्सीन, सातवां हेप्टीन और 8वां ऑक्टीन, 9वां नौनीन, नौनीन को नानी ही मत पढ़ लेना, नौनीन, और 10वां डेकीन। यानी एन को हटा के इन लगा दिया गया, कब, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत। और उसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n। इसको भी आपको 1 से लेके 10 तक लिख के निकाल के लाना है, और इसका नाम जैसे हमने बताया वो नाम भी लिखना है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, संतृप्त का डबल बॉन्ड भी यानी अल्कीन ग्रुप को हमने देख लिया। उसका यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिए हुए है, क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 गो है, और इसमें लगा हुआ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन को कोची कहेंगे, ईथ मीथ, क्या कहेंगे 5 कार्बन को, अभी बताए हैं, 5 कार्बन को क्या, पेंट कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। और पेंट के अंत में क्या लग जाएगा, ENE। तो क्या पढ़ जाएंगे, पेंट इन यानी पेंटीन। इसका नाम क्या हो गया, UPSC नेम, पेंटीन। निकालना आ गया ना। ये क्या है, गिन लेंगे, इधर से कहीं से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट लगा देंगे। अब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या लग जाता, एन लग जाता, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या लग जाता,
आइन, OYNE, आइन क्या लग जाता? वाइन, यानी कि क्या कहते हैं इसको, पढ़ते क्या? पेंटाइन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस कितना समझना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी कि, और 5 है तो पेंट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्किन ग्रुप का है, यानी उसके आगे लग जाएगा इन, यानी कि पेंटीन। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका भी क्या कहते हैं IUPAC नेम निकालना सीख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग का लास्ट चलता है अल्काइन ग्रुप। खोए कहले हो फिरोजी। एल्काइन ग्रुप, एल्काइन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिटिलीन पढ़ते हैं। अब बोला गया एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। हमने बताया था क्या? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा? अल्केन होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो एल्कीन होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बोला गया इसके प्रणाली के हिसाब से हम लोग अल्केन में से क्या करेंगे? जैसे हमारा अल्केन है तो उसमें से इसको हटा देंगे और क्या लगा देंगे? YNE, अल्काइन। देखो एल्क प्लस आइन, एल्काइन। कोई दिक्कत? और इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये तीनों में से एगो जरूर पूछ देगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है ना। इस तरह से अल्काइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाम है, नाम आप ही बताइएगा जी। कि वो कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन तो कौची? पेंट। तो हम तो पेंट कर दिए, इसके आगे क्या लगेगा? एन, इन, आइन, क्या लगेगा? आइन। तो किसको क्या पढ़ेंगे? पेंटाइन। जल्दी से समझाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये तीनों तरह के यानी कि अल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्कीन ग्रुप, तीनों ग्रुप को बारी बारी से हमने देखा और समझा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला भी पढ़ ले लगले कि कल ले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आज? खत्म तो नहीं होगा आज, थ्योरी वाला। चलते हैं तो अगला हम लोग पढ़ लेते हैं एरोमेटिक यौगिक। यहाँ पर एरोमेटिक वाला क्या होता है? तो बोला गया है बेंजीन के सदृश यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। यानी कि अगर आपका C6H6 के रूप में हो, C6H6 के रूप में हो और साइक्लिक हो, चक्कर वाला हो, यहाँ पर ओपन चेन नहीं है, क्लोज चेन हो, तो अगर क्लोज चेन में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल बोला गया है कि बेंजीन में 6 कार्बन, कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन और एक चक्रीय संरचना होता है जिसे एकांतर क्रम यानी से एकल बंधन तथा द्विबंधन से होता है। अब देखो यहाँ पर गिन ले, यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 वो कार्बन है और क्लोज में है, चक्रीय में है। तो इस तरह के क्या कहते हैं? अगर हाइड्रोकार्बन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर कहीं कहा जाए अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हमने बेसिक में ये सारी चीज़ें बताई थी कि अगर साइक्लिक होगा तो ऐसा होगा। अब इसको इस तरह से लिखो या इस तरह, चीज़ वही है। और इसको अब यहीं पर अगर कोई क्या करता है, यही रख देता, यहाँ पर क्या कर देता, यहाँ पर कार्बन रख देता। जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ फोल्ड है, वहाँ पे कार्बन रख देंगे। अब यहाँ पर क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है। अब इसको पूरा करने के लिए हमको 4 चाहिए ना, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ रख दिए। यहाँ भी देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एगो और पूरा करना है तो यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ रख दिए, 1 2 3 यहाँ रख दिए, फिर 1 2 3 यहाँ रख दिए, फिर 1 2 3 यहाँ रख दिए। और यही चीज़ ना यहाँ पर तैयार है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, चीज़ हमारा वही है, कोई दिक्कत। और इसे पढ़ेंगे क्या? बेंजीन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेंजीन। और उसे कहते क्या है अगर बोला जाए तो? एरोमेटिक यौगिक। यानी एरोमेटिक यौगिक कहें या बेंजीन कहें, लगभग बात तो वही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दिक्कत होगा तो बोलना जी, जरा सा भी अगर दिक्कत हो। बड़े काम की चीज़ है ये, बहुत ही काम की चीज़ है। ये गाना सुने हो जी, बहुत पुराना गाना है, बड़े काम का बंदर और नाचे तो धर्मेंद्र। ठीक है, यही ना, नहीं सुने हो?
ना सुने हो तुम लोग, पुराना गाना है, सुने हो। बाकी अल्कोहल वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं। कोई दिक्कत आज जो पढ़ाएं उसमें है ना।